Welcome back everyone to Bond Breakers Entry Test Preparations. आज का लेक्चर हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी के चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एडिशनल टॉपिक्स हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि ये एमडी कैट के सिलेबस का पार्ट है। पहला टॉपिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा एफिशिएंसी और तीसरा है वर्क डन इन फ्रिक्शनल फील्ड। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी इन मूविंग इट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कंसिडर करें आपके पास ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, और यहां ऊपर कहीं पॉइंट इंफिनिटी है। क्या है? इंफिनिटी। अब ये जो इंफिनिटी है ये क्या पॉइंट है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां जी जीरो है, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है और यहां पे किसी किस्म का ग्रेविटेशन का कोई इंफ्लुएंस नहीं है। ठीक है, इंफिनिटी क्या पॉइंट है? जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड का इंफ्लुएंस जीरो है। अब आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपके पास वर्क डन है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कि आपकी सरफेस ऑफ अर्थ से किसी भी एक ऑब्जेक्ट, किसी भी एक बॉडी को इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन है वो आपके पास क्या है? वर्क डन है वो आपके पास क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात शायद आपको समझ आई हो, शायद ना समझ आई हो। अगर आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आ गई तो एक दफा और एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास जो अर्थ है ना, उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके इन्फ्लुएंस के बाहर एक पॉइंट है जिसको हम इंफिनिटी कह देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन करेगी कि अपनी सरफेस से उठा के उस पॉइंट तक ले जाए, वो आपके पास क्या? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इस डेफिनेशन को रीड करें। The work done by gravitational force on a body in moving it from surface of earth to infinity. मेरी बात आपको क्लियर हो गई है? Where g equals to 0. मेरी बात आई होप आपको क्लियर हो गई है। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है U इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बाय आर। अब एमडी कैट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एमडी कैट में यह चीज इंपॉर्टेंट है कि ये नेगेटिव साइन देख के आपको लग रहा होगा कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। कहने का मकसद है ये आपको देख के लग रहा होगा कि R ज्यादा करने से U कम हो जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आप अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो इसका जो नेगेटिव साइन है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टुवर्ड्स क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। मतलब अगर अभी तक आपको ये बात समझ नहीं आई है तो मेरे पास यार, मेरे भाई, ये अर्थ है, ठीक है, और ये इंफिनिटी है। अगर मैं यहां पर फोर्स अप्लाई करूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास किस तरफ कवर हो रही है? ऊपर की तरफ कवर हो रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल है? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री सिंबलाइज करता है क्या? ये नेगेटिव साइन। ये बिल्कुल वर्क वाली बात है कि वर्क का नेगेटिव साइन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट होना शो करता है, ना कि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव होना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यू के बारे में। u is directly proportional to -1 by r, which means that u is directly proportional to r. मतलब if u increases, r increases. if r increases, इसका मतलब है क्या? u increases.
अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि भाई यहां पर ये आर क्या है। ठीक है, आपने बता तो दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि आर क्या है। तो आपके पास आर रेडियस ऑफ अर्थ है। यही कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाह रहा था, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है। अच्छा, यहां हमने 3 से 4 चीजें पढ़ ली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैंने कोशिश की कि आपको मैं कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर करा दूं। अब 2 चीजें हैं ना, आपने यहां पर डिस्कस करनी है। वो 2 चीजें ये हैं, पहली चीज है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी चीज है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये 2 चीजें आपने एमडी कैट के लिए लाजमी करके जानी है। मुझे नहीं लगता कि ये 2 चीजें आपको कोई और कराएगा, लेकिन आपने लाजमी करके जानी है, क्योंकि मुझे इनकी इंपॉर्टेंस नजर आती है। अब आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है पीई इक्वल्स टू एम जी एच। ठीक है, पीई इक्वल्स टू एम जी एच। अब यहां पर आपके पास आ जाएगा पीई इक्वल्स टू जी एम एम ऑफ अर्थ बाय आर ई। पहला रिलेशन। मेरे पास आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, अगर आपको समझ नहीं आई मैं आपको समझाता हूं कि मैं पॉइंट क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, जो कि होगा जी एच के इक्वल। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा जी एम बाय आर ई। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा उस ऑब्जेक्ट के जिसको आप उठा के इंफिनिटी पर लेके जा रहे हो, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मास के ऊपर जिसको आप उठा के लेके जा रहे हो। ये पॉइंट था जो कि मैंने यहां पर कवर करना था। ठीक है, पहला टॉपिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो मैंने चीजें डिस्कस करनी थी वो सारी मैंने डिस्कस कर ली। अगर आपको समझ नहीं आया मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है एमडी कैट के लिए, ज्यादा इस चीज को छेड़ता भी कोई नहीं। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन का जो टॉपिक है ना, उसमें सबसे पहली चीज मैं जो डिस्कस कराता होता हूं, मैं जो पढ़ाता होता हूं, वो होती है फ्रिक्शन से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए आपके पास। तो फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे, वर्क डन पे जाएंगे, फिर एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपके पास क्या होती है? फ्रिक्शन आपके पास ऐसी फोर्स होती है जो प्रोवाइड करती है ऑपोजिशन टू दी मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब कि ये क्या होती है, एक रिटार्डिंग फोर्स होती है। रिटार्डिंग फोर्स होती है। अब जो ये फ्रिक्शन है यहां के पास 2 तरह की हो सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ये कि एक स्टैटिक बॉडी को मूव करने के लिए जो फ्रिक्शन आपके पास आती है वो है स्टैटिक, और मूव करती हुई बॉडी को जो रिटार्डिंग फोर्स लगती है वो है काइनेटिक। मतलब सर, मतलब कि मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है जो स्टार्ट नहीं हो रही, मैं 2 बंदे लेके आता हूं, वो इसको धक्का लगाते हैं, तो ये जब खड़ी है ना गाड़ी, जब वी आई इक्वल टू 0 है, तो जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, मेरे पास गाड़ी जो है ना वो जा रही है, फुल स्पीड पे जा रही है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। जो रोड उसके टायर्स को रिटार्डिंग फोर्स दे रहा है या रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है या फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है ना, वो आपके पास क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। एक और चीज मैं चाहता हूं आपको यहां पर लगे हाथों बता दूं, अगर एमसीक्यू आ जाए तो आप कर सके, वो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं चाहता था ये आपको पॉइंट में करा दूं ताकि आपको एमसीक्यूज करने में आसानी हो।
मतलब ये है कि खड़ी हुई चीज को हिलाना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू चलती हुई चीज को जो फ्रिक्शन आ रही है वो कम होगी। ठीक है, इसकी बहुत सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है कि पिट्स एंड बम्प्स जो है वो इंटैक्ट होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन में टूट रहे होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, हमने उसमें नहीं जाना। एमडी कैट के लिहाज से आपको ये चीज पता होनी चाहिए, वो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे। फिर अब वर्क से आपको ना दो चीजों का पता होना चाहिए, एक फोर्स का, एक डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स को देख लेते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपके पास क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपके पास रेजिस्टिव फोर्स है। यानी कि हम कहते हैं कि F इक्वल्स टू म्यू नॉट एन नेगेटिव। म्यू नॉट क्या है जी? एन क्या है? एन आपके पास है नॉर्मल फोर्स, या कह दो W इक्वल्स टू एम जी। म्यू आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप सर ये फॉर्मूला क्यों करा रहे हैं? ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एमडी कैट में रेजिस्टिव फोर्स में वर्क डन फाइंड करने में ये काम आएगा आपको, ये मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं। अब फ्रिक्शनल फोर्स के बाद हमने डिस्कस करना है फ्रिक्शनल वर्क। ठीक है, अब मैं जो इक्वेशन मैंने ये निकाली थी ना, इसको मैं ए नाम दे देता हूं। फ्रिक्शनल वर्क आपको पता है डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ 180 होता है रेजिस्टिव फोर्स का। पिछले सारे लेक्चर्स में एक बाद में पढ़ाता आया हूं, क्वेश्चन सॉल्व कराता आया हूं, पास पेपर सॉल्व कराता आया हूं। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस एफ डी। अब अगर मैं इसमें इक्वेशन नंबर ए ला के डालू ना, डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन नंबर बी है। अगर आपके पास आपकी डेटा में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दी हो, तो आप इस तरह से अपने फ्रिक्शनल वर्क को कैलकुलेट करेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में, एमसीक्यू सीरीज में वर्क का हो गया, पावर का होगा, फिर एनर्जी का होगा, फिर इन टॉपिक्स का होगा। तो उसमें मैं बेतहाशा एमसीक्यूज कराऊंगा इससे रिलेटेड, लेकिन ये इतनी ज्यादा भी हाई यील्ड चीज नहीं है कि मैं इसमें इतना टाइम जाया करूं। ठीक है, तो अब आ जाता है वर्क फ्रिक्शन थ्योरम। वर्क फ्रिक्शन थ्योरम क्या कहता है कि जो मैं इनिशियल वर्क करता हूं ना, जो मैं इनिशियल वर्क करता हूं वो मेरे पास दो चीजों में बट जाता है। मतलब कि या तो वो फाइनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं? सर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, उसके इंजन ने कुछ वर्क डन किया, W इक्वल्स टू वर्क डन। अब वो वर्क डन दो तरह से आपके सामने आएगा। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ रोड ऑन टायर्स, आर डी लिख रहा हूं, मतलब रोड ऑन टायर्स, आर टी लिख देते हैं। और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। मतलब ये कि आपके पास कोई भी दुनिया जान का वर्क डन हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास एक हीटर है, अब बल्ब की एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक बल्ब है, मेरे पास यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी की फॉर्म में जा रही है, या फिर मेरे पास हीट की फॉर्म में क्या हो रही है? डिसिपेट हो रही है। मेरे पास एक स्नूकर बोर्ड है, टेबल है, जो भी होती है स्नूकर। यहां पे मेरे पास बहुत सारी स्नूकर बॉल्स हैं। ये मेरे पास रॉड है, मैं क्या करता हूं? उस पर हिट करता हूं। एक तो आपके पास ये बॉल की जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ गई, दूसरा आपके पास फ्रिक्शन आ गई, तीसरा आपके पास साउंड एनर्जी आ गई, या फिर जितनी भी डिसिपेटिव एनर्जीज है। तो इसका मतलब है कि जब भी मेरे पास कोई वर्क डन होगा, या तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल वर्क के तौर पे वो वर्क चला जाएगा, या फिर फाइनल एनर्जी के तौर पे।
तो इस वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं अगर एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, इनिशियल वर्क इक्वल्स टू फ्रिक्शनल वर्क प्लस फाइनल एनर्जी। अब आ जाता है ना, अच्छा इसमें एक एग्जांपल है जो कि एमडी कैट के टीचर्स को बहुत ज्यादा पसंद है, उनको कोई ऑब्सेशन है उस एग्जांपल से, वो है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में ना वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन और फाइनल एनर्जी दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 100% होती है। किसी किस्म की कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं होती, डिसिपेटिव एनर्जीज नहीं होती है, मेरा मतलब है। ठीक है, ये बात ना इलेक्ट्रिकल हीटर की मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन करता हूं एफिशिएंसी में। अब जो लास्ट आपका एडिशनल टॉपिक रह गया ना, वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है आपके पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मतलब कि आपके पास इनपुट एनर्जी कितनी थी, इनपुट वर्क डन कितना था, आपके पास फाइनल एनर्जी कितनी आई, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, दूसरा मतलब इसका क्या है, दूसरा मतलब है कि फोर्स आउट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आउट डिवाइड बाय फोर्स इन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू एफिशिएंसी। मतलब कि इनपुट का वर्क डन डिवाइड बाय, मतलब ऊपर आ गया आउटपुट का वर्क डन डिवाइड बाय इनपुट का वर्क डन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक हीटर की एफिशिएंसी क्या होती है, 100% होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ईटा के टीचर्स को खास तौर पे ऑब्सेशन है इस क्वेश्चन से। हर एग्जाम में लाजमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ये दे देते हैं। दूसरी चीज आपने यहां पर ये याद रखनी है कि आपको एफिशिएंसी का जब भी क्वेश्चन आएगा, एफिशिएंसी का जब भी क्वेश्चन आएगा, आपने आउटपुट में फाइनल एनर्जी लेनी है या फिर इनिशियल वर्क में से फ्रिक्शनल वर्क को माइनस करना है, फिर इनपुट में आपने इनिशियल वर्क डालना है और फिर आपने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा इन एमसीक्यू सीरीज कमिंग सून। एनर्जी की बारी है, फिर पावर की बारी है, फिर इंशाल्लाह इन टॉपिक्स की बारी आएगी। लेकिन कहने का मकसद यह है, इन सारे टॉपिक्स को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। जितनी थियोरी एटलीस्ट मैंने इस लेक्चर में कराई है, आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए कि आप अपनी प्रैक्टिस बुक अगर खोलें या आप अपने एकेडमीज के टेस्ट में अगर बैठे या किसी भी किस्म का एमसीक्यू सॉल्व करने जाएं वर्क पावर एनर्जी के, तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन टॉपिक्स को लोग छोड़ देते हैं, टीचर्स छोड़ देते हैं, लेकिन इनसे सवाल आ जाता है। तो वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर आज खत्म हो गया, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट है, एमसीक्यू साथ साथ आ रहे होंगे। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप अपनी किताब खोलें, कोई भी प्रैक्टिस बुक उठा ले, किप्स की, स्टेप्स की, किसी भी किस्म की प्रैक्टिस बुक उठा ले। मैं भी एमसीक्यूज जो है वो अपने अपलोड करूंगा लिंक कुछ टाइम बाद, फिर आप उससे प्रैक्टिस कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल आप किसी भी किस्म के एमसीक्यूज उठा लें, मेरे लेक्चर्स देख लें और उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। फिजिक्स में आप जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ ले, फिजिक्स में टीचर आपको जितने मर्जी क्वेश्चंस करा ले, टीचर जितने मर्जी आपको ट्रिक्स बता दे, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पेन पेपर से हाथ से नहीं लिखेंगे सवाल करते हुए, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ब्रादराना गुजारिश है आपसे कि इनके क्वेश्चन सॉल्व करें। एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चंस को पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें। खुद आंसर ना आए फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखा करें। अगर आंसर आ जाए फिर भी देखा करें कि इसको इजी करने का कोई मेथड तो नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैंने पोल कराया था, तो वेक्टर्स को ज्यादा वोट्स आए हैं फोर्स एंड मोशन के मुकाबले में।
तो मैं एमडी कैट के लिए वेक्टर्स के लेक्चर डालूंगा और उसके साथ साथ एमसीक्यू सीरीज डालूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। पढ़ते रहे, एमसीक्यू सॉल्व करते रहे, हसल करते रहे और अपने मिशन एमडी कैट पर फोकस रखें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।